हमने अभी तक श्वसन और श्वसन के प्रकार के बारे में जाना। श्वसन दो प्रकार का होता है, अनाक्षी श्वसन, अवायवीय श्वसन और आक्षी श्वसन, वायवीय श्वसन। आइए हम देखते हैं कि श्वसन में एटीपी का क्या योगदान होता है, यानी कि एटीपी किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। एटीपी का फुल फॉर्म हम देखें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जीवधारियों में श्वसन की क्रिया निरंतर दर से चलती रहती है, अर्थात कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्पादन एक निश्चित दर से होता रहता है। तो जीवधारियों में ये ऊर्जा उनके आंतरिक तथा बाहरी क्रियाकलापों के लिए हमेशा एक निश्चित दर से इस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे यदि जीव निद्रा में है या आराम कर रहे हैं तो इस स्थिति में उनके क्रियाओं के लिए ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जब वे व्यायाम कर रहे होते हैं या कोई कठिन वर्क कर रहे होते हैं तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिकाओं द्वारा एक निश्चित दर से उत्पादित यह ऊर्जा को संचित कर लिया जाए। संचित करने का यह काम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर होता है, जो कोशिकाओं में पाया जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट के 3 मूलकों के जुड़ने से बनता है, जैसे ए पी पी। अणु में अंतिम 2 मूलकों के बीच अणुओं के बीच बंध के टूटने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने में अंतिम फास्फेट मूलक होने पर एपीपी बच जाता है। एपीपी बच जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी कहते हैं। इसके विपरीत एटीपी फास्फेट मूलक से जुड़ करके एटीपी श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा एटीपी फास्फेट मूलकों में संचित होकर एटीपी बनाती है, एटीपी के अणु बनाती है। इस तरह से एटीपी फास्फेट अणु से जुड़ जाती है, जहां पर एटीपी जैव क्रियाओं तथा बाहरी क्रियाओं में ऊर्जा समय समय पर आवश्यकतानुसार ऊर्जा प्रदान करता रहता है। इससे एटीपी तथा फास्फेट मूलक अलग हो जाते हैं तथा ऊर्जा के संचय के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरह से एटीपी श्वसन क्रिया में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन में अंतर। अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन की तुलना करते हैं हम लोग। देखते हैं अनाक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन। नंबर 1, अनाक्षी श्वसन
में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, अनाक्षी श्वसन में अपूर्ण ऑक्सीकरण में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण, जबकि इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं, जबकि इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल होते हैं। अनाक्षी श्वसन में बहुत कम ऊर्जा 28 किलो कैलोरी प्रति मोल ग्लूकोज प्राप्त होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यह ऊर्जा 673 किलो कैलोरी प्रति मोल ग्लूकोज प्राप्त होती है। श्वसन में बहुत कम ऊर्जा 28 किलो कैलोरी प्रति मोल ग्लूकोज प्राप्त होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति मोल ग्लूकोज प्राप्त होती है। प्रति मोल ग्लूकोज प्राप्त होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रिया केवल बैक्टीरिया, कवक आदि में होती है। अनाक्षी श्वसन की क्रिया केवल बैक्टीरिया, कवक इत्यादि में होती है, जबकि यह
सभी जीवधारियों में होती है। अनाक्षी श्वसन की क्रिया अनाक्षी श्वसन की क्रिया दो चरणों ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में होती है, जबकि आक्षी श्वसन की क्रिया दो चरणों में ग्लाइकोलिसिस तथा ऑक्सीकरण में पूर्ण होती है। दो चरणों ग्लाइकोलिसिस तथा ऑक्सीकरण में पूर्ण होती है। ऑक्सीकरण में पूर्ण होती है। तो स्टूडेंट ये था अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन में डिफरेंस कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव में श्वसन तंत्र।